बच्चों, मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 3 अमरनाथ की यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में अमरनाथ जैसे सुंदर तीर्थ स्थान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अमरनाथ एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। अमरनाथ यात्रा का प्रचलन ईसा से 1000 वर्ष पहले से चला आ रहा है। यानी कि अमरनाथ यात्रा के बारे में आपने भी सुना है, जो गर्मियों में की जाती है, क्योंकि वहां पे बर्फ, ठंडियों में बर्फ अधिक होता है। इसकी सुंदरता बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है। अमरनाथ का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। अमरनाथ यात्रा का प्रचलन ईसा से 1000 वर्ष पहले से ही चला आ रहा है, यानी काफी समय पहले से है। वैसे तो मनुष्य अपने जीवन में अनेक यात्राएं करता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें वह सदैव याद रखता है। मेरे जीवन की भी एक ऐसी यात्रा है जिसका शब्दों में वर्णन अत्यंत कठिन कार्य है। यानी जो मनुष्य होता है वो बहुत सी यात्राएं करता है, बहुत तरह तरह की यात्राएं, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो उन्हें सदैव याद रहती हैं। तो इसी तरह लेखक के भी जीवन में एक ऐसी यात्रा है जिसका शब्दों में वर्णन करना अत्यंत कठिन कार्य है। मैंने यह यात्रा अपने 4 मित्रों के साथ 10 अगस्त को दिल्ली से आरंभ की थी। हम पांचों मित्र रात के 2 बजे सुपर फास्ट रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली के जम्मू के लिए रवाना हुए। 11 अगस्त को हम लगभग 1 बजे जम्मू स्टेशन पर पहुंचे। वहां स्टेशन पर खाना खाने के बाद हम टैक्सी द्वारा पहलगांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में उधमपुर, कूद, पटनी टॉप, बटोट, रामबन, बनिहाल, जवाहर टनल, कांजी कुंड व अनंतनाग होते हुए रात को 9 बजे पहलगांव पहुंच गए। रात को हम लोग बुक स्टॉल के होटल में ठहरे। यानी लेखक कहते हैं कि मैंने यह यात्रा अपने 4 मित्रों के साथ की। 10 अगस्त को दिल्ली से शुरुआत की, यानी अपने 4 मित्रों के साथ 10 अगस्त को दिल्ली से शुरू की। हम पांचों मित्र रात के 2 बजे सुपर फास्ट रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना हुए। 11 अगस्त को हम लगभग 1 बजे जम्मू स्टेशन पहुंचे। वहां स्टेशन पर खाने के बाद उन्होंने टैक्सी द्वारा पहलगांव के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में कई जगह स्थान पड़ते हैं: उधमपुर, कोत, पटनी टॉप, बटोट, रामबन, बनिहाल, जवाहर टनल, काजीकुंड, अनंतनाग होते हुए वे 9 बजे पहलगांव पहुंच जाते हैं। रात को वे सब एक बुक स्टॉल होटल में ठहरते हैं। 12 अगस्त की सुबह हम नाश्ता करके होटल से बाहर आए। पहलगांव कश्मीर का सबसे खूबसूरत स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, पास की लिद्दर नदी बहती है। उन दिनों यहीं से अमरनाथ जी की यात्रा आरंभ होती थी। जो भी यात्री अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते थे, उन्हें इसी स्थान से यात्रा प्रारंभ करनी पड़ती थी। वर्तमान में यात्रा बाल्टान नामक स्थान से प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि जो लेखक है वो 12 अगस्त की सुबह क्या करते हैं कि नाश्ता कर मतलब 12 अगस्त की सुबह में वो होटल में नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर पहलगांव जहां पर वो पहुंचे हैं, वो बताते हैं कि यह कश्मीर का सबसे सुंदर स्थान है, जो कि चारों ओर से बर्फ की चोटियों से ढकी है। सॉरी, बर्फ से ढकी चोटियां हैं उसके चारों तरफ। पास ही लिद्दर नदी भी बहती है। पहले अमरनाथ की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती थी। जो भी यात्री अमरनाथ की यात्रा करना चाहते थे वे उसी स्थान से यात्रा को शुरू करते थे, लेकिन अब की यात्रा बाल्टन नामक स्थान से प्रारंभ की जाती है। 12 अगस्त को हम पहलगांव में घूमते रहे। वहां के दर्शनीय स्थल बाईसरन, गोल्फ मैदान, शिकारगाह, आरू आदि है। यानी वो 12 अगस्त को तो पहलगांव में ही घूमते रहे और वहां के कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे बाईसरन, गोल्फ मैदान, शिकारगाह, आरू आदि। 13 अगस्त को हमने सुबह टैक्सी द्वारा चंदनवाड़ी तक की यात्रा की। यह स्थान पहलगांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सॉरी इस स्थान के बाद आगे का रास्ता पैदल अथवा खच्चरों पर ही तय किया जा सकता था। यानी लेखक ने 13 अगस्त को सुबह टैक्सी द्वारा चंदनबाड़ी की यात्रा के लिए निकले। यह स्थान पहलगांव से 16 किलोमीटर दूरी पर था।
इस स्थान के बाद आगे का रास्ता उन्हें पैदल या खच्चरों से ही तय करना था। आगे गाड़ियां नहीं आ सकती थी, कोई भी टैक्सी वगैरह। यहाँ पर एक बर्फ का पुल भी है। कहते हैं कि यह बर्फ का पुल कभी भी नहीं पिघलता। इसके नीचे से पानी बहता रहता है। हम लोगों ने पैदल यात्रा करना ही उचित समझा। सुबह 9 बजे हमने चंदनबाड़ी से आगे प्रस्थान किया। आगे पिस्सू घाटी पड़ती है। यहाँ सीधी चढ़ाई है। रास्ता अत्यंत उबड़ खाबड़ व खतरनाक है। एक तरह से जमीन से आकाश पर पहुंचना होता है। कुछ ही देर चलने पर सांस उखड़ने लगती है। हमने यह यात्रा 3 घंटे में रुक रुक कर पूरी की। पिस्सू घाटी पार करते ही एक खुला मैदान आ जाता है। वहां कुछ स्थानीय लोग चाय बिस्कुट आदि बेच रहे थे। यानी लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बर्फ का पुल है। कहते हैं कि यह पुल कभी बर्फ का जो पुल है यह कभी पिघलता नहीं, इसके नीचे पानी बहता रहता है। तो उन लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की। सुबह 9 बजे वे चंदनबाड़ी से आगे प्रस्थान करते हैं। आगे उनको पिस्सू घाटी मिलती है, जहां पर सीधी चढ़ाई है एकदम। रास्ता अत्यंत उबड़ खाबड़ व खतरनाक है। एक जगह से जमीन से आकाश पर पहुंचना होता है, ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर चलने पर सांस उखड़ने लगती है। उनकी यात्रा 3 घंटे में रुक रुक कर पूरी हुई। पिस्सू घाटी पार करते ही एक खुला मैदान आता है। वहां कुछ स्थानीय लोग जो कि वहां रहते हैं, वे चाय और बिस्कुट बेच रहे थे। कुछ समय विश्राम करने के बाद हम शेषनाग की ओर बढ़े। शेषनाग चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर है। 4 बजे हम शेषनाग पहुंच गए। वहां एक गहरे हरे रंग की विशाल झील है। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हैं। इस स्थान की सुंदरता का वर्णन लेख में करना असंभव है। व्यक्ति झील को देखकर मोहित हो उठता है। शाम हो गई थी, अतः हमने रात को यहीं रुकना उचित समझा। यानी लेखक कह रहे हैं कि कुछ समय विश्राम करने के बाद वो सब शेषनाग की ओर बढ़े। शेषनाग चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है। 4 बजे वे शेषनाग पहुंच गए। वहां एक गहरे हरे रंग की विशाल झील है। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हैं। इस स्थान की सुंदरता का वर्णन लेख में करना यानी लिखकर नहीं पूरा किया जा सकता। व्यक्ति झील को देखकर ही मोहित हो उठता था, इतनी सुंदर थी वह झील। शाम हो गई थी, अतः उन्होंने रात को वहीं रुकना उचित समझा। 14 अगस्त की सुबह हमने शेषनाग से प्रस्थान किया। हम सुबह 5 बजे ही पंचतरणी की ओर निकल पड़े। पंचतरणी नामक रमणीय स्थान शेषनाग से 16 किलोमीटर दूर है। रास्ते में वायुजन नामक चोटी पड़ती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। 10 कदम चलते ही सांस उखड़ने लगती है, लेकिन मन में उत्साह व लगन ही इस कठिन मार्ग में सहायक होती है। बम भोले बम भोले, यानी कि बम भोले करते हम लोग किसी तरह गिरते पड़ते 4 बजे पंचतरणी पहुंचे। शरीर इतना थक चुका था कि एक कदम भी चलना मुश्किल था। वहां पर तंबू लगे थे। हमने एक तंबू किराए पर लिया तथा विश्राम करने लगे। हमने चाय का आदेश दिया, लेकिन जब चाय आई तो किसी में इतनी शक्ति ना थी कि वह प्याले को उठाकर अपने मुंह तक ले जाए। हम सभी भूखे ही सो गए। यानी कि पंचतरणी की यात्रा करने के बाद वो इतना थक चुके थे कि उनको यह भी ध्यान नहीं था कि उन्होंने चाय का ऑर्डर भी दिया था, और वह जो तंबू उन्होंने किराए पर लिया था वहीं पर लेटकर उन्होंने सोना शुरू कर दिया। यहाँ तक आते आते ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। शरीर इतना दर्द कर रहा था कि नींद भी आनी मुश्किल थी, लेकिन इसे भगवान की लीला ही कहिए कि हम सब अगले दिन सुबह उठे। सारा दर्द गायब था। हम सभी अपने को तरोताजा महसूस कर रहे थे, मानो किसी ने शरीर में शक्ति का संचार कर दिया हो। यहाँ से अमरनाथ जी की गुफा केवल 5 किलोमीटर दूरी पर है। सारा रास्ता बर्फ से ढका रहता है। नीचे ऊपर दाएं बाएं जिधर भी देखो बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। यानी इतना थकने के बावजूद शरीर इतना दर्द कर रहा था। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें लगा कि नींद आना तो मुश्किल है, लेकिन अब भगवान की लीला ही समझिए, जब उनकी नींद खुली तो उनका सारा दर्द गायब था, मानो उन्होंने कोई ऐसी यात्रा की ही ना हो।
शरीर उनका तरोताजा महसूस कर रहा था, मानो किसी ने शरीर में शक्ति का संचार कर दिया है, यानी कि नई शक्ति ला दी हो। यहाँ से अमरनाथ जी की गुफा केवल 5 किलोमीटर दूरी पर थी। सारा रास्ता बर्फ से ढका रहता है। नीचे ऊपर दाएं बाएं जिधर देखिए हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। हम 10 बजे गुफा में पहुंच गए। यह गुफा समुद्र तल से 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक रूप में हिम से शिवलिंग बनता है। इस गुफा में एक पार्वती पीठ व एक गणेश पीठ भी हिम से बनती है। यानी वे सब 10 बजे गुफा पहुंचे। यह गुफा समुद्र तल से 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से हिम से यानी बर्फ से शिवलिंग बनती है, और इस गुफा में एक पार्वती पीठ व एक गणेश पीठ भी हिम से ही बनता है। यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक सत्य है कि यह शिवलिंग ठोस पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के पास हर तरफ कच्ची बर्फ रुई की तरह होती है। अमरनाथ गुफा के नीचे से ही अमर गंगा का जल प्रवाह है। यात्री इस अमर गंगा में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ एक सफेद भस्म जैसी विचित्र प्रकार की मिट्टी भी निकलती है। इसे यात्री प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं। यानी एक आश्चर्यजनक बात है कि यह शिवलिंग ठोस होती है, बहुत पक्की होती है, जबकि उसके चारों तरफ की जो बर्फ होती है वो बहुत ही कच्ची होती है, एकदम रुई की तरह। अमरनाथ गुफा के नीचे अमर गंगा का जल भी प्रवाहित होता है। जो यात्री वहां जाते हैं वो उस गंगा से स्नान करके शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पर एक सफेद भस्म जैसी विचित्र प्रकार की मिट्टी भी मिलती है, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं साथ। यहाँ पर दो कबूतरों का एक जोड़ा भी दिखाई देता है। पुराणों के अनुसार अमरनाथ यात्रा का प्रचलन ईसा से भी 1000 वर्ष पहले से चला आ रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ की गुफा में बैठकर शिवजी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। यहाँ पर पहुंचकर यात्री अपने आप को ईश्वर के निकट पाता है। यहाँ पर दो कबूतरों का जोड़ा देखा जाता है। पुराणों के अनुसार अमरनाथ यात्रा का प्रचलन ईसा से 1000 वर्ष पहले से चला आ रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ गुफा में बैठकर शिव जी ने पार्वती जी को यह अमर कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है, और यहाँ पर पहुंचकर यात्री अपने आप को ईश्वर के निकट पाता है। यह भी मान्यता है कि जो वो दो कबूतर हैं, कबूतर का जोड़ा, उन्होंने भी इस कहानी को, इस कथा को सुन लिया था, जो कि अमर हो गए हैं। अमरनाथ जी के दर्शन करने मात्र से ही शरीर की सारी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है। उस समय वहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यात्री को दर्शन करके वापस पंचतरणी आकर विश्राम करना पड़ता था। अब वहां रात को रुकने की व्यवस्था है। वहां से पहलगांव वापस आकर हम अगले दिन दिल्ली आ गए। इस तरह यह यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन कुछ मधुर यादें हृदय में छोड़ गई। लेखक कहते हैं कि अमरनाथ जी के दर्शन करने मात्र से ही शरीर की सारी थकान अपने आप दूर हो गई। उस समय वहां ठहरने की व्यवस्थाएं कहीं नहीं थी। यात्री को दर्शन करके वापस पंचतरणी आकर विश्राम करना पड़ता था। अब वहां रात को रुकने की व्यवस्था है। वहां से पहलगांव वापस आकर हम अगले दिन दिल्ली आ गए, यानी लेखक दिल्ली आ गए। इस तरह यह यात्रा समाप्त हुई, लेकिन वहां की कुछ मधुर यादें अपने हृदय में ही छोड़ गए, यादें हृदय में ही छोड़ गई। यानी वहां की जो रमणीय स्थान थे, सुंदर दृश्य थे, आज भी हृदय में घर